नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी चाणक्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी क्लियर करने की स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ जानेंगे। मेरी की गई गलतियां जो मैंने पिछले 2 प्रीलिम्स में की, जिसकी वजह से मैं फ़ेल रहा उस प्रीलिम्स में, उसके बारे में जानेंगे। और मैं लास्ट में समराइज़ करूँगा कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए पहले ही अटेम्प्ट में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे कि देख ही लिया होगा कि इस साल का यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें 979 अप्रॉक्स वैकेंसी की बात की गई है। तो आप जल्द से जल्द इस वेबसाइट पे जाके अपना ओटीआर बना लीजिए और जो भी फॉर्म है उसे फिल कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो अपना नया ओटीआर बनाइए न्यू रजिस्ट्रेशन करके। अगर आपने ऑलरेडी ओटीआर बना रखा है तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ओटीआर के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने ओटीआर को अपडेट कीजिए और फिर फॉर्म फिल कर दीजिए। इस बार कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं, वो आप भर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्रीलिम्स के अटेम्प्ट्स के बारे में कुछ बताऊंगा कि मेरा 2022 का प्री कैसा रहा, मैंने उसमें क्या गलतियां की और क्या सुधार लाएँ। 2000 प्री में क्या गलतियां हुई, क्या सुधार लाएँ, और फाइनली 2024 में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मैं अपने कुछ बुक्स और नोट्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने रेफ़र किए। करंट अफेयर मैंने कहाँ से किया मैं वो बताऊंगा। पीवाईक्यू का एनालिसिस का इंपॉर्टेंस इसके बारे में बताऊंगा और इसे कैसे किया जाए ये भी बताऊंगा। दोस्तों, यूपीएससी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो ट्रिक्स के बेसिस पे सॉल्व होते हैं, जैसे कि नॉट या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो एलिमिनेशन में हेल्प करता है। तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। टेस्ट सीरीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सी टेस्ट सीरीज़ दी जाए, हम इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इसमें पीयर ग्रुप का क्या रोल होता है यूपीएससी जर्नी में, हम इसे भी समझेंगे। और फाइनली हम इस वीडियो को समराइज़ करेंगे कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला अटैम्प्ट 2022 में था और यहाँ आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं कि मुझे पेपर 1 में लगभग 76 मार्क्स थे और वहीं पेपर 2 में 65। और इस साल की कट ऑफ जो थी 2022 की GS 1 की वो गई थी 88.22, यानी मैं लगभग 10 से 12 मार्क्स से इसमें फेल था और लगभग 1 मार्क्स से CSAT में फेल था। तो दोस्तों, इसमें मेरी गलती जो रह गई थी उसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली गलती कि मैंने 6th मंथ में ही अटैम्प्ट दे दिया था। ना मेरा GS कंप्लीट था, ना मैंने आंसर राइटिंग की थी और ना ही मेरा ऑप्शनल कंप्लीट था। मैं 6 महीने में ही कूद पड़ा इस एग्ज़ाम में और इस वजह से यही सबसे मुख्य कारण था कि मेरा नहीं हुआ। दूसरा ये था कि दोस्तों मैंने टेस्ट नहीं दिए, कोई टेस्ट नहीं दिया था। मैंने अभ्यास दिया था, उसमें मुझे 35-40 मार्क्स आते थे। तो मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी मुझे, मैं अपना फीडबैक नहीं ले पाया, बस कूद गया एग्ज़ाम में देखने के लिए। तो ऐसे में तो फेल ही होना था दोस्तों। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो प्लीज़ देखने के लिए कभी एग्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि आपके पास अटैम्प्ट की लिमिटेशन है। तो अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में कैसा रहा। दोस्तों, 2023 के अटैम्प्ट में मैंने खूब मेहनत की, GS को खूब अच्छे से पढ़ा, दिन रात एक कर दिए, नोट्स बनाए, नोट्स रट्टे, सब कुछ किया, लेकिन रिज़ल्ट वहीं का वहीं। मुझे पेपर 1 में 88 मार्क्स आए, लगभग 89 के आसपास, और पेपर 2 में दोस्तों मैं 4 मार्क्स से लगभग फेल हो गया। और इस साल की कट ऑफ देखिए आप, सबसे लोवेस्ट 75। दोस्तों, इस साल का CSAT पेपर बड़ा ही टफ था, इसलिए मेरा मुख्य कारण फेल होने का CSAT था। दोस्तों, तो इसमें मेरी क्या गलतियाँ रह गई थी इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला, टू मच फोकस ऑन GS। मैंने CSAT को लापरवाही से लिया। मैंने उसमें प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किए। मैं सोचता था मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो क्लियर कर जाऊँगा, और यहीं मैं फेल हो गया दोस्तों। अब ये सब बातों को ध्यान रखते हुए मैंने अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया, जिसमें मैंने खूब प्रैक्टिस की, GS की भी और CSAT की भी। GS के लिए मैंने लगभग 60 टेस्ट दिए, इसमें फुल लेंथ और सेक्शनल दोनों मिक्स थे। इसके बाद मैंने कई सारे ओपन मॉक टेस्ट जो होते हैं, जैसे कि विजन और वाजीराम के या नेक्स्ट IAS, मैंने वो भी खूब सारे दिए। ये CSAT प्लस GS दोनों मिलाकर मैंने खूब सारे टेस्ट दिए इस बार, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि मैं कहाँ गलत हूँ। इस साल मेरे अभ्यास में लगभग 75 से 80 के आसपास मार्क्स आते थे।
तो मुझे पता चल रहा था कि हाँ प्रोग्रेस तो हुई है। और इस वजह से ही मुझे जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उसमें भी सक्सेस मिली। मुझे लगभग 105 के आसपास मार्क्स मिल रहे हैं इस साल। ये जीएस की बात कर रहा हूँ। सीसैट में भी मुझे 95 मार्क्स मिल रहे हैं। मैं अपने पहले अटेम्प्ट में सिर्फ 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था जीएस में, दूसरे अटेम्प्ट में 80 क्वेश्चन और तीसरे अटेम्प्ट में मैंने दोस्तों 91 क्वेश्चन किए। इसमें टेस्ट सीरीज़ का दोस्तों बहुत बड़ा रोल था। और सीसैट को क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं और मेरे फ्रेंड ने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले 2:30 से 4:30 के बीच में घर पर आकर गर्मी में रोज़ टेस्ट दिया। रोज़ 2:30 से 4:30 टेस्ट दिया और अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा। दोस्तों आज भी मुझे याद है कि मुझे पहले टेस्ट में 68 मार्क्स मिले थे और जिस दिन मैंने लास्ट टेस्ट दिया था उस दिन मेरा मार्क्स 105 पहुंच गया था। पहले मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता था और लास्ट पहुँचते पहुँचते मैंने लगभग 52 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो ये 1 महीने में प्रोग्रेस है। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था। जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था उसी को बस रिवाइज़ किया, सेकंड में भी उसी को रिवाइज़ किया, थर्ड में भी। पर मैंने इस साल दोस्तों टेस्ट काफ़ी दिए, नोट्स रटे, अपने जो भी बनाए थे बार बार रटे, खूब सारे टेस्ट दिए। और यही एक रीज़न था दोस्तों मेरे इस साल के प्रीलिम्स क्लियर करने का। तो आइए अब दोस्तों मैं आपको अपने कुछ बुक्स और नोट्स के बारे में बता देता हूँ जो मैंने रेफ़र किए थे। दोस्तों पॉलिटी के लिए जो सब रेफ़र करते हैं एम लक्ष्मीकांत, वो मैंने भी पढ़ी थी। कुछ लोग डीडी बासु भी पढ़ते होंगे, पर मैंने एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसी को रेफ़र किया। पर इससे ज़्यादा जो मुझे हेल्प की है दोस्तों वो है बेयर एक्ट। मैंने इंडियन कानून करके एक वेबसाइट है उसकी PDF डाउनलोड की। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, बेयर एक्ट और उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में लिखा गया है। ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था। तीसरा दोस्तों मैंने इंटरनेट का बहुत यूज़ किया, जैसे कि चैट जीपीटी मैंने दोस्तों केस लॉ पढ़ने के लिए या फिर किसी टॉपिक को जो डिफ़िकल्ट है उसको ईजी अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है तो मैंने चैट जीपीटी का दोस्तों काफ़ी यूज़ किया। और न्यूज़पेपर वगैरह ये सब तो थे ही। उसके बाद दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही जो राजीव अहिर जी की स्पेक्ट्रम है, मैंने उसे कवर टू कवर पढ़ा। और उसके खासकर जो लास्ट के पेज है जिसमें सब फैक्ट ही फैक्ट है, उसे अच्छे से पढ़ा। फिर यहाँ भी मैंने इंटरनेट का खूब यूज़ किया, चैट जीपीटी का यूज़ किया। ये इग्नू की एक वेबसाइट है ई ज्ञान कोश करके, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने के लिए मैंने इसका यूज़ किया। इसे डिटेल में जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो मैंने ई ज्ञान कोश का यूज़ किया है। दोस्तों इसी तरह से जो सबसे अंडररेटेड टॉपिक है जिसे सब इग्नोर कर जाते हैं, एंशंट और मिडेवल, इसके लिए दोस्तों मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि इसमें फैक्ट्स बहुत होंगे और अंत मोमेंट में रटना होगा। अब इसमें मैंने मल्टीपल सोर्स का यूज़ किया। सबसे पहले हमने बेसिक NCERT जो हमारी हैं, चाहे वो राकेश मतलब जो भी NCERTs बनाई गई है उसे मैंने यूज़ किया। तमिलनाडु की जो NCERT है वो साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है उसे पढ़ने के लिए मैंने यूज़ किया। टेस्ट सीरीज़ जो मैं देता था उसमें जो क्वेश्चन होते थे उसे मैं अपने नोट्स में ऐड करता था। PYQ में जो ऑप्शंस भी होते थे, क्वेश्चन के साथ साथ जो बाकी ऑप्शन भी है मैं उसे भी ऐड करता था। इंटरनेट का मैंने यूज़ किया, वैसे ही ई ज्ञान कोश वेबसाइट का भी मैंने यूज़ किया। ऐसे करके मैंने एक क्रिस्प नोट बनाए लगभग 150 से 200 पेज के, जिसे मैं एंड मोमेंट पे रीड कर सकूं। तो आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स एंशिएंट मिडिवल के लिए ज़रूर बनाया गया, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए मैंने कुछ नहीं, बस विजन आया इसकी जो हमारी मैगज़ीन है, आप कोई भी मैगज़ीन यूज़ कर सकते हैं, उसकी मंथली मैगज़ीन को मैंने रेफ़र किया। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में जो टॉपिक आते थे उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, स्पेस, AI, उसे मैं रीड करता था और उसे अपने एक टेलीग्राम चैनल पर स्टोर कर लेता था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको भी डेली अपडेट मिलते रहेंगे इस तरह से छोटे मोटे टॉपिक्स। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने एक्स जो हमें ट्विटर कहते हैं और इंस्टा का भी सहारा लिया। इससे मैंने ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा था जैसे मिनिस्ट्रीज़ को, इसरो को, DRDO को। वहाँ से मुझे कौन सी नई मिसाइल लॉन्च हुई है, कौन सा रॉकेट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मिल जाता था और मैं उसे अलग से जाके विकीपीडिया या इंटरनेट पे पढ़ लिया करता था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों मैंने ये किया। अब हम आते हैं इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी में मैंने अपने खुद के क्लास नोट्स बना रखे थे। विजन की जो बुकलेट है, उसकी जो विजन की जो इकोनॉमी की पहली बुकलेट है, प्री स्पेसिफिक है। तो मैंने उसमें से मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगी, मैंने शॉर्ट नोट्स लगभग 150 पेज के बना लिए ताकि मैं एंड मोमेंट में उसे रीड कर सकूँ। इसी तरह से मैंने इंटरनेट का काफ़ी सहारा लिया, खासकर इन्वेस्टोपीडिया, जैसे कोई टर्म्स को जानना, जैसे ETF क्या है, या शेयर्स कितने टाइप के शेयर्स होते हैं,
फिर ये जो IPO क्या है, FPO क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके लिए मैंने इसका काफ़ी यूज़ किया है। इसी तरह से चैट GPT का भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है। और मैं जो इम्पोर्टेंट टर्म होता था वो अपने टेलीग्राम चैनल पे सेव कर लिया करता था, ताकि बाद में एक रीड मार सकूँ मैं। वही मेरा मतलब मेन सोर्स था करंट अफेयर का। दोस्तों इसी तरह से ज्योग्राफी के लिए भी मैंने अपने एक क्लास नोट्स बना रखे थे, और वो भी लगभग 150 से 200 पेज। मैपिंग के लिए मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर को जब वर्ल्ड सेक्शन होता था उसमें मैं सिर्फ 3 चीज़ पढ़ता था: क्या हुआ है, कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है। मेन यही था कि कहाँ हुआ है और क्या क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे UPSC यही पूछेगा कि ये रीजन कहाँ है। तो जैसे खार्किव, यूक्रेन, तो जैसे मान लीजिए रशिया ने खार्किव में बॉम्ब गिराया, तो मैं ये देखता था कि कहाँ हुआ, तो खार्किव, और वो कहाँ है, यूक्रेन में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ही UPSC ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बस इसे सेव कर लिए करिए, जैसे मैं अपने टेलीग्राम पर सेव करता था, और लास्ट मोमेंट में उसको रट लेता था। इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक पार्ट पढ़ने के लिए, जैसे वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, इसलिए मैंने GC लियोंग का यूज़ किया। बेसिक यही 2 चैप्टर, सबसे बड़े चैप्टर्स में यही 2 है। उसके बाद PMFIS करके एक बुक है, पर मैंने बुक से नहीं पढ़ा, मैंने इंटरनेट से स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ही पढ़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था दोस्तों, जिसको मैंने नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया, वो थी 11th और 12th की NCERT। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कवर टू कवर पढ़ लीजिए। और 11th और 12th सफिशिएंट है दोस्तों ज्योग्राफी के लिए। और दोस्तों ज्योग्राफी में आपको कुछ कोर टॉपिक ही पढ़ने हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते, वही ह्यूमन ज्योग्राफी से आजकल आने लग गए हैं। तो ऐसे आप स्पेसिफिक टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए दोस्तों। फिर एनवायरनमेंट की बारी आती है, ये भी काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है। अब दोस्तों क्योंकि सिविल सर्विसेज का प्री और फॉरेस्ट का प्री एक ही है, इस वजह से एनवायरनमेंट का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। इसके लिए भी मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। अब लास्ट मोमेंट में शंकर आया तो पढ़ नहीं सकता, इस वजह से मैंने इसके कुछ क्रिस्प नोट्स बना लिए, लगभग इसे भी 100 पेज के बनाए। इसमें मैंने PYQ के जो क्वेश्चन थे उसे ऐड किए, टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन थे उसे ऐड किए, यहाँ तक कि PMFIS जो यहाँ मैंने आपसे बात की, इसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने के लिए मैंने इसका यूज़ किया, और उसे भी मैंने अपने नोट्स में ऐड किए। और फाइनली मैंने सिर्फ नोट्स को ही पढ़ा लास्ट में, 100 से 150 पेज के नोट्स का। दोस्तों करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या रेफ़र किया है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स दोस्तों करंट अफेयर का न्यूज़पेपर ही है, बाकी कुछ नहीं। न्यूज़पेपर को मैं डेली पढ़ता था, द हिंदू पढ़ता था, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, पर मुझे हिंदू सही लगता था और मैंने डेली पढ़ा। तो कभी एक भी, तब इससे मुझे ट्रेंड पता चलने लग गया कि कैसे न्यूज़ फ्लो कर रही है, कौन सी न्यूज़ ज़्यादा दिन मार्केट में है, और उसके आने के चांसेस बढ़ जाते थे। जैसे एथिक्स कमेटी, वो कई दिन उस पर एडिटोरियल आते रहे, तो मुझे लगा कि इस पर क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, तो मैंने उसको डिटेल में पढ़ा और उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर सेव कर लिया। इसी तरह से मैंने विजन IAS की मंथली मैगज़ीन पढ़ी, सारी हर टॉपिक नहीं पढ़ता था, जैसे कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, ये 3 मेजर टॉपिक थे जो मैं हर मतलब जून से लेके अप्रैल तक का पढ़ता था। इसी तरह से मैंने मुझे जो लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो मेरा टेलीग्राम का सेव्ड मैसेज वाला, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको डेली न्यूज़ मिल जाएंगी। दोस्तों पिछली बार लगभग 10 क्वेश्चन मुझे इसी में से बने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर इसी में से आ गए थे। और दोस्तों जो करंट अफेयर का सोर्स मेरा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ट्विटर, इंस्टा, इस पे सब पे मिनिस्ट्रीज़ को और अदर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रखा है। तो वहाँ से न्यूज़ मिलती रहती है और मैं उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेव करते रहता हूँ और लास्ट मोमेंट में उसे पढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अब इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है PYQ एनालिसिस की। दोस्तों ये भी बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, इसे भी कोई UPSC एस्पिरेंट जल्दी नहीं करता है। मुझे भी समझ में नहीं आता था कि क्या एनालाइज़ किया जाए और कैसे एनालाइज़ किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ जो है, इसका एनालिसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंस है, वो आपको ट्रेंड पता चलता है कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने डेप्थ में पूछ रहा है, और किस टाइप के क्वेश्चन वो गलत बनाता है। आपको कई सारे ट्रिक्स, एलिमिनेशन ट्रिक्स पता चल जाती है, जैसे कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो रॉन्ग होगा, नॉट लगा है तो वो रॉन्ग, मतलब 100% नहीं होगा, पर ज़्यादातर केस में वो रॉन्ग होता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आगे बताया है, ट्रिक्स के बारे में। इसकी भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। और एक रीज़न है PYQ एनालिसिस का, वो है क्वेश्चन रिपीटेशन, चाहे वो डायरेक्टली रिपीट हो चाहे इनडायरेक्टली रिपीट हो। जैसे कि ये क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर पे 2 बार कट टू कट, लाइन टू लाइन रिपीट कर दिया गया था, लेकिन चलो ये तो दोस्तों बहुत ही रेयर है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं पर इनडायरेक्टली, जैसे कि ये 2022 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कि ये जो 3-4 जगह हैं ये क्यों न्यूज़ में, तो एक्चुअल में इसका आंसर सक्सेसफुल कूप था, पर मैं मार आया था ये।
तो मैंने दोस्तों जब ये एग्ज़ाम हो गया तो चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़ा, और अंत में क्या हुआ, इसी ऑप्शन से अगला साल का नया क्वेश्चन बना साहेल रीजन पर, और ये मेरा सही हो गया दोस्तों। तो ये इस वजह से आपको PYQ को एनालिसिस करना है, और आपको ऑप्शन भी डिटेल में पढ़ने हैं। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिया आंसर सही है कि नहीं छोड़ दिया ना, ऑप्शन भी डिटेल में पढ़िए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिक्स के बारे में, तो दोस्तों मैंने कुछ PDF एक बना रखी है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, उसका एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स मैंने PYQ के एनालिसिस करके बनाई थी, जैसे कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं कि कह रहा है कि ये सही है बट ये गलत है, या ये कर सकता है ये नहीं कर सकता, ऐसे स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होते हैं। जो टर्म बेस्ड क्वेश्चन तो होते हैं, जो इकोनॉमी के कोई टर्म्स का मतलब पूछा है, उसमें मैंने एक ट्रेंड देखा है कि फर्स्ट ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन दोनों में से कोई एक करेक्ट होते हैं, बीच के ऑप्शन मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं। तो ऐसी चीज़ जैसे अब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कहा गया कि 40% से बढ़ा है या 60% है इंडिया की कुछ भी, कोई GDP ऐसे कुछ भी मान लीजिए, तो मोस्टली वो स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, मोस्टली रॉन्ग। तो इस तरह से कई सारी ट्रिक्स मैंने 23 ट्रिक्स लगभग बनाई थी, और इसने मुझे दोस्तों लगभग 10 नंबर मेरे बढ़ाए हैं इस ट्रिक्स ने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, तो वहाँ पर दोस्तों ये ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज़ की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मैंने 2024 के अटेम्प्ट में लगभग 60 टेस्ट दिए थे, बहुत सारे टेस्ट दिए दोस्तों, CSC सेट के, GS के, इसमें ओपन मॉक टेस्ट भी, जैसे विजन का, वाजीराम का, फिर सेक्शनल मैंने अलग अलग टेस्ट सीरीज़ दी थी, विजन की भी दी थी, वाजीराम की भी दी थी, फोरम की भी दी थी, फुल लेंथ भी मैंने काफ़ी दिए थे, इसमें GS और CSET सब मिक्स है। तो इसका दोस्तों क्या फ़ायदा रहा मुझे, सबसे पहली चीज़ तो नोट्स में वैल्यू एडिशन। तो जैसे मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है UPSC में, या कोई फैक्ट नया मिलता था खासकर एंशिएंट मिडिवल से या एनवायरनमेंट से, मुझे उसे अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। दूसरी चीज़, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है, आपको पता चल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर फ्रेम हुआ है तो रॉन्ग हुआ, या इस टाइप का क्वेश्चन UPSC रॉन्ग ही सेट करता है। तो एक लैंग्वेज समझना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मुझे हेल्प की है वो है कि मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डिटरमाइन कर पाया कि मैं कितने अटैम्प्ट करूँगा। जैसे कि मैंने अपने थर्ड अटैम्प्ट में 91 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। जब भी मैं इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था टेस्ट सीरीज़ में, तो मेरे 60 सही जाते थे और लगभग 30 गलत जाते थे। ये हमेशा का ट्रेंड रहा। तो मैंने एक पैटर्न पकड़ लिया कि हाँ, अगर मैं इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा तो मेरे इतने सही जाएंगे ही, और इतने रॉन्ग जाएंगे तो मुझे 100 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। और दोस्तों एग्ज़ाम में भी यही हुआ, मुझे लगभग इतने ही मार्क्स आ गए। तो टेस्ट सीरीज़ का दोस्तों ये रोल है। अब कौन सी टेस्ट सीरीज़ देनी है, विजन की देनी है, वाजीराम की देनी है, ये दोस्तों आप पर निर्भर करता है, लेकिन टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट को रिवाइज भी कीजिए, खासकर रॉन्ग जो गए हैं वो तो पक्का कीजिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक दोस्तों 2022-23 इसमें मैंने अकेले पढ़ाई की, मेरे साथ कोई मॉरल सपोर्ट नहीं था, लेकिन 2024 में मुझे एक अच्छे मतलब फ्रेंड सर्कल मिला जिसके साथ मैं अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाया, उससे डिस्कशन कर पाया। तो दोस्तों पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस UPSC की जर्नी में। जैसे कि आपको कोई मान लीजिए, जैसे कि मैं और मेरे फ्रेंड मैगज़ीन का रिवीजन करते थे, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना हो तो करते थे। एक सपोर्ट सिस्टम बना रहता है, इमोशनल, मॉरल, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके दोस्त का, क्योंकि हर प्रॉब्लम आप अपने घर वालों से तो शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से हंसी मजाक, स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 से 3 लोगों कि जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो सिर्फ बकैती होती है, पढ़ाई नहीं। तो दोस्तों एक पीयर ग्रुप भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे पता है कि जो मैंने अभी तक बताया है, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले इतना सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मिनिमम चीज़ तो सबको करनी चाहिए। जैसे कि बेसिक नॉलेज आपकी नोट्स का, आपको रिवीजन अच्छा होना चाहिए, आपने GS को, CSAT को और करंट अफेयर इसको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। खासकर ये दोनों, इसका जो स्टैटिक पार्ट है ये तो आपका एकदम रट्टा होना चाहिए। लोग मैं देखता हूँ कि करंट अफेयर के पीछे भागते हैं, अरे आपका यही नहीं जब स्ट्रांग है तो आप करंट अफेयर का क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपना स्टैटिक स्ट्रांग कीजिए, अपने बेसिक जो है, बेसिक नॉलेज जो है इकोनॉमी के, एनवायरनमेंट के या पॉलिटी के, उसके स्ट्रांग कीजिए, तब आप एनवायरनमेंट की तरफ आइए। दूसरी जो चीज़ है वो दोस्तों टेस्ट सीरीज़, ये आपको कॉन्स्टेंटली फीडबैक देगा और आपको बताएगा कि आप कितने पानी में। तीसरी चीज़ मैंने दोस्तों बताई पीयर ग्रुप, एक 2 से 3 लोगों का पीयर ग्रुप ज़रूर बनाइए। अच्छे लोग हो, पढ़ने वाले लोग हों, ऐसे नहीं कि टाइम पास वाले हो, घूमने वाले हों। पढ़ें आप, वो आपको हेल्प करें, आप उनको हेल्प करो, तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो मुझे लगी, ये पर्सनल मेरा है, कि मुझे अपनी हेल्थ से बहुत इशू आए फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में। मेरी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती थी तो मुझे मेंटल हेल्थ मेरी ख़राब हो जाती थी, मेंटल हेल्थ ख़राब होती थी तो फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाती थी। तो ये सिम्बायोटिक चलता ही रहा मेरा।
पेट ख़राब होता था, सर में दर्द होता था, डिप्रेशन वाला जैसा लगता था, ऐसा लगता था पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उससे और फिज़िकल हेल्थ ख़राब होती है। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, चाहे मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी जगह खाना खाइए और अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, क्योंकि अब आपकी हेल्थ आपके हाथों में। आपको दोस्तों कुछ शॉर्ट्स नोट ज़रूर बना लेने चाहिए हर टॉपिक के, एनवायरमेंट, पॉलिटी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ के, क्योंकि वो तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपको हर चीज़ के एक शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही चाहिए, 100 से 150 पेजों के, जिसे आप लास्ट के एक दिन में अगर रिवाइज़ करना पड़े तो आप कर लें। और दोस्तों चैट जीपीटी और इंटरनेट का भी जितना हो सके यूज़ कीजिए। पाँचवीं चीज़ दोस्तों मुझे जो लगता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो है क्यूरियोसिटी। आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, कुछ चीज़ जानने की, कोई नए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। आप सुबह उठते हैं तो आपको एक इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि न्यूज़पेपर पढ़ने की, यार आज क्या होगा नया न्यूज़पेपर में। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है क्यूरियोसिटी डेवलप करना इस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें आपको बिल्कुल कछुए की तरह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और तभी आप फिनिश लाइन तक पहुंच पाएंगे। दूसरी सक्सेस दोस्तों कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये धीरे धीरे बनता है। जैसे कि मैंने अपने नोट्स को धीरे धीरे रिवाइज़ किया, धीरे धीरे मैंने सीखा अपनी गलतियों से और अंत में मुझे प्री क्लियर हुआ मेरा। तो दोस्तों अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसे सब्सक्राइब भी करें और हमें दोस्तों अब ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में किस चीज़ को एलोबरेट करना है, आपको क्या आप चीज़ें पसंद आए इस वीडियो में और मैं किस टॉपिक पे अगली वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं दोस्तों अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।